गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गया, बता रहा हूँ मुझे क्लास नहीं चल रही है। प्रतीक्षा सिंह कह रही क्लास अब चल रही होगी, चेक करो। रवि जयस गुड मॉर्निंग। देवाशीष निसार कह रहे हैं सर मुझे लाइव वीडियो किसी का पीडीएफ नोट्स नहीं मिला। वीडियो का तो भाई नोट्स नहीं मिलता है, आपके बैच में वीडियो है, वीडियो क्लासेस का नोट्स नहीं होता, लाइव क्लास का तो मिलता है। तो नोट सेक्शन में जाओगे, लाइव क्लास में उसका नोट्स आपको मिला होगा, तो उसका नोट्स तो रहेगा, वीडियो का नोट्स नहीं होता है, ठीक है। कोई कह रहे हैं गुजरात चरणों में सर पटक पटक कर प्रणाम। विकास कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। शिवम कुमार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अनिल तिवारी, पप्पू कुमार चौहान, मृदुपाल सरकार, सुप्रभात, रविराज, मीना, नितिन। एक बार बहुत दिन अगर आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन ये तो आज बड़े एनर्जी के साथ मुलाकात होनी चाहिए थी। 7-8 दिन के बाद मिल रहे हैं, और लेकिन थैंक्स टू दिल्ली का पोल्यूशन आते मुझे नजला जुकाम हो गया, बड़ी हालत खराब चल रही है कल से। लेकिन हमने डिसाइड किया कि क्लास ऑफ नहीं कराएंगे, क्योंकि पहले कई क्लास ऑफ हो चुकी हैं, तो इसलिए क्लास तो लेंगे, चाहे हालत कैसी भी हो। जब तक क्लास में गिरना पड़े तो तब तक क्लास ऑफ नहीं कराई जाएगी। हाँ, ये बच्चा कह रहा छठ पूजा की, भाई छठ पूजा जो लोग मना रहे हैं उन्हें छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ थोड़ा सा तो इंजस्टिस हो रहा है, क्योंकि दिवाली की छुट्टी इतनी ज़्यादा पड़ गई है, तो अब साथ में छठ पूजा की कंटिन्यूटी में छुट्टी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंस्टीट्यूट के लिए बच्चों के एग्जाम भी आ रहे हैं नजदीक, तो आप लोग एक काम करें, आज का दिन शायद काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इस क्लास को बाद में देख लेना, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, फिर अपना 1-2 दिन के बाद कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। चलो अब हम हिट चैप्टर को धीरे एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। इस हिट चैप्टर में आज हम लिखेंगे पहले आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। अच्छा, एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, इशारा देख लेंगे। अच्छा, जुकाम में वाली तबियत खराब हो, जुकाम का भी अलग आनंद है। तो जुकाम होता है वो सर में को आता है ना, कीड़ी चलती है और छींक आने वाली होती है, उसका भी एक अपना अलग आनंद है, मजा है, ठीक है। चलो देखो, एक दिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी गैस एक आदर्श गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, उच्च तापमान और निम्न दाब पर। याद है आपको कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी गैस एक परफेक्ट गैस एक आदर्श गैस एक आइडियल गैस बनेगी जब वो टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा। ये हाई टेम्परेचर पर गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे, जो अणु होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी, दूर दूर जाएंगे, प्रेशर भी लो है और दूर दूर जाएंगे। तो आइडियल गैस वही होती है जिसके मॉलिक्यूल अणु दूर दूर हो, आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो, ऐसा मैंने कुछ बताया था आपको। अब जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इसकी बड़ी इक्वेशन होती है आइडियल गैस की, वो सबको आपको पता होगी, PV = nRT, ठीक है। यहाँ पर जो P है वो है प्रेशर, दाब, और बेटा प्रेशर किस में नापेंगे हम, इन पास्कल। प्रेशर की एसआई होती है पास्कल, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, और पास्कल का सिंबल होता है PA, पास्कल। V जो है वो है वॉल्यूम, आयतन, और वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में, सिंबल m⁻³ मीटर क्यूब, या क्यूबिक मीटर कह दो। ये बेटा है टेम्परेचर, तापमान, और तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, इन केल्विन। केल्विन का सिंबल होता है कैपिटल K। यहाँ बेटा n जो है इन्हें कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और इन्हें किस में नापते हैं हम, मोल में, मोलों की संख्या मोल में नापी जाएगी। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको, तो पता है प्रेशर को पास्कल में नापते हैं, मीटर क्यूब में टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन में, ये नंबर ऑफ मोल। या आप ऐसे समझो कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस का मतलब ये है कि मेरे पास में उस गैस के 6.023 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं। तो किसी गैस के कितने मॉलिक्यूल या एटम आपके पास में है, तो किसी 1 मोल में अणुओं या परमाणु की जो संख्या होती है वो होती है 6.023 गुना 10⁻23। तो 1 मोल में अणु या परमाणु की जो संख्या है वो होती है 6.023 गुना 10⁻23 के बराबर। याद रखना, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यहाँ पावर भी 23 है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 1 दर्जन पेन है, आप समझ जाओगे सर के पास 12 पेन है। मैं कहूं कि मेरे पास 1 दर्जन टी शर्ट है, यानी कि 12 टी शर्ट है। मैं कहूं मेरे पास में 1 दर्जन केले हैं, यानी कि 12 केले हैं, तो 1 दर्जन 12 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही 1 मोल रिप्रेजेंट करता है 6.023 गुना 10⁻23 को। जैसे 1 दर्जन में केले भी 12 आते हैं, 1 दर्जन में पेंट भी 12 है, 1 दर्जन में सेब भी 12 है। ऐसे 1 मोल में अणुओं की संख्या हो चाहे परमाणुओं की संख्या हो, वो कितनी होती है, 6.023 गुना 10⁻23। तो 1 मोल में अणुओं की या परमाणुओं की जो संख्या है वो 6.023 गुना 10⁻23 है। ये बात हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी, उनका नाम है एवोगैड्रो। तो उनके नाम पर हम इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। 3 प्रकार से क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो आपसे कहेगा 1 मोल में अणुओं या परमाणु की संख्या कितनी होती है, हम बोलेंगे 6.023 गुना 10⁻23। या 1 मोल में अणु परमाणु की संख्या कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। या डायरेक्टली पूछ लिया कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 गुना 10⁻23। यहाँ बेटा जो R है हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसका बेटा पूरा मात्रक भी याद रखना, वैल्यू भी याद रखना। तो R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये सब बच्चे याद रखेंगे। मैं आप लिख देता हूँ, अगर आपने दिखाया तो 8.314, लेकिन वैल्यू कब है, जब आगे क्या लिखा होगा, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। तो पेपर में आपसे पूछ लिया कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, हम बोलेंगे PV = nRT। फिर आपको पूछता है कि आइडियल गैस इक्वेशन में R क्या है, तो हम बोलेंगे R यहाँ पे एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है, R की वैल्यू फिक्स है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना। या पूछ लिया कि आइडियल गैस इक्वेशन में जो P है वो क्या है और उसे किस में नापते हैं, तो बोलेंगे P प्रेशर, उसे नापते हैं पास्कल में। अब ऐसा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर PV = nRT है, ये कुछ करने वाली है। बेटा यहाँ पे जो R है ये तो आपको पता है कांस्टेंट है,
तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जो मैंने बताई, तो आर तो फिक्स हो गया। लिखना है ये क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र, इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर मैं काम करूं, ये मोलों की संख्या भी फिक्स कर दूं, मान लो मैंने क्या किया, एक मोल गैस ली, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं, ये नंबर ऑफ मोल भी मैंने फिक्स कर दिया, एक मोल। एक चीज देखो भाई, आर तो फिक्स है ही, हमने एन भी फिक्स कर दिया कि हम बर्तन में एक मोल गैस ही लेंगे, तो यानी कि एन और आर तो मेरा फिक्स हो गया। अब केवल 3 बात बची, प्रेशर, वॉल्यूम और टेंपरेचर। अब मैं क्लास में क्या करूंगा, एक केस में मैं चेक करूंगा, अगर मैं टेंपरेचर फिक्स कर दूं तो प्रेशर वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर सेकंड केस में अगर मैं प्रेशर फिक्स कर दूं तो वॉल्यूम और टेंपरेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, तीसरा केस में अगर वॉल्यूम फिक्स कर दूं तो प्रेशर और टेंपरेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इन तीनों को वन बाय वन देखेंगे। तो केस फर्स्ट, अगर हम टेंपरेचर करते हैं कांस्टेंट, तापमान फिक्स कर दें कि 25 डिग्री सेल्सियस, तापमान ना कम करें ना ज्यादा करें, अगर टेंपरेचर को हम कांस्टेंट कर दें, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि फिजिक्स में कांस्टेंट टेंपरेचर पे कोई भी काम किया जाएगा, मतलब मैं टेंपरेचर ना बढ़ाऊं ना घटाऊं, मैं टेंपरेचर ना कम करूं ना ज्यादा, अगर फिक्स टेंपरेचर पे फिजिक्स में कोई भी काम किया जाए तो हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हिंदी बोलेंगे हम समतापी प्रक्रम, यानी समान तापमान पर कोई भी काम किया जाएगा वो समतापी कहलाएगा। तो कई बार पेपर में पूछा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज फिक्स रहती है, हिंदी वालों के लिए आसान है, समतापी में क्या चीज समान रहेगी, तापमान। अब देखिए देखना, ये बेटा एन और आर तो फिक्स है ही, टेंपरेचर आपने और फिक्स कर दिया, तो यानी कि पीवी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये पूरा ऐसा कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को लिखाऊं के से, तो पीवी हो गया के बराबर, जैसे मैं कह सकता हूं कि पी इक्वल टू हो गया के बाई वी, यानी पी और वी आ गया ऊपर नीचे, तो पी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब है क्या, तो इसका ध्यान समझेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे पर क्लियर हो जाएगा। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट हो, अगर टेंपरेचर ना बढ़ाए ना घटाए, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपने गुब्बारा लिया, उसके अंदर गैस भर ली, अब टेंपरेचर ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, बस आप में से गुब्बारा रखा, तापमान में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल होगा। गुब्बारे में गैस भरी है, अगर उस गुब्बारे को दबाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो गुब्बारा छोटा नहीं हो जाएगा, कम गिरेगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। यानी कि अगर हम ये काम करें, अगर टेंपरेचर हम फिक्स कर दें तो प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो जाता है, या प्रेशर घटाओ, हाथ हटा दो, फिर से गुब्बारा खुल जाएगा, तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर तापमान ना बदल रहा हो तो प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटने से वॉल्यूम बढ़ेगा, इसे हम कहते हैं बायल का नियम, बायल्स लॉ। तो अब यहाँ पर बायल का नियम आपको लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 अगले, बायल्स लॉ, बायल का नियम। तो पेपर में कहता है कि बायल का नियम क्या कहता है, तो बोलेंगे बायल का नियम कहता है कि अगर टेंपरेचर कांस्टेंट हो, जैसे बोलेगा कि बायल के नियम में क्या चीज फिक्स रहती है, टेंपरेचर। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट हो, टेंपरेचर ना बदल रहा हो, तो बायल का नियम कहता है कि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, पहले से उतार लो एक बार यहां तक का लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, बायल के नियम के अनुसार, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लिख लो, हिंदी वाले लिखना पड़ेगा, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और लिख लोगे, ठीक है। स्थिर तापमान पर दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, दाब बढ़ने पर आयतन घटेगा और दाब घटने पर आयतन बढ़ जाएगा, उल्टा रिलेशन चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखा कि हमने यहाँ पे टेंपरेचर फिक्स कर दिया, ये एन और आर तो फिक्स है, जब मैंने टेंपरेचर फिक्स किया तो पूरा पीवी किसके बराबर आ गया, दोनों कांस्टेंट थे, टेंपरेचर भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो पीवी आ गया कांस्टेंट के बराबर, उसमें मैंने लिखा कैसे, तो वी आ गया नीचे, तो वी और पी ऊपर नीचे, तो हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती। तो कांस्टेंट टेंपरेचर पर प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा दूसरे केस बात है, तो पी इक्वल टू नैरेटिव में पता कि एन और आर तो फिक्स है। अब आते हैं केस सेकंड पे, पहले केस में टेंपरेचर फिक्स किया, जब हम प्रेशर फिक्स करेंगे, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, दाब को नियत कर दूं, तो फिजिक्स में कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी काम किया जाए उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, उसे हम कहते हैं समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। तो हिंदी वालों के लिए आसान है, समदाबी का मतलब है दाब समान रहे, आइसोबैरिक प्रोसेस पे प्रेशर ना बदले, ठीक है। अब देखो बेटा एन आर तो फिक्स है, अगर आपने प्रेशर भी फिक्स कर दिया तो बचा वी और टी, तो एक लाइन में है, यानी दोनों आपस में होंगे समानुपाती प्रोपोर्शनल। यानी अगर मैं प्रेशर में कोई चेंज ना करूं, हाथ में गुब्बारा ले लूं, मैं हाथ में गुब्बारा ले लूं और हाथ में लिया गुब्बारा, ना प्रेशर को बढ़ाना घटाना, गुब्बारा दबाना फुलाना, प्रेशर मैं कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम और टेंपरेचर समानुपाती हैं। इसका मतलब पता क्या है, मेरे हाथ में गुब्बारा है, ना गुब्बारे को दबाना ना फुलाना, बस ऐसे रख के बैठ जाओ। अगर गुब्बारे के अंदर जो गैस है उसका टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर बढ़ने से गैस के जो मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी बढ़ेगी, दूर भागेंगे, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गुब्बारा फूल जाएगा। तो टेंपरेचर कम हो जाए, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो नजदीक आएंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा, ये टेंपरेचर बढ़ने वॉल्यूम बढ़ेगा, घटेगा, इसे हम कहते हैं चार्ल्स का नियम। तो हमारा चार्ल्स का नियम है ये, चार्ल्स लॉ। एक बच्चा कह रहा है कि एनआर की फुल फॉर्म क्या है, शुरू से क्लास देखो पता चल जाएगा ना, ये क्लास को छोड़ दो और बीच में ऐसे टाइम पास करके बताया करो क्लास में एनआर की फुल फॉर्म क्या है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम मेरे से क्या बता रहा है कि अगर प्रेशर में कोई चेंज ना हो तो वॉल्यूम और टेंपरेचर समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, तापमान बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान घटने पर वॉल्यूम घटेगा, ये चार्ल्स का नियम है। तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लिखेंगे चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, समानुपाती अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होते हैं। बड़ा एक लाइन में तो समानुपाती, ऊपर नीचे तो व्युत्क्रमानुपाती। जब व्युत्क्रमानुपाती थे बाय के नियम में, चार्ल्स के नियम में समानुपाती हैं। ठीक है, आगे समझ में साथ साथ दिख रहा है। जो बच्चे शुरू से क्लास में आ रहे हैं उनमें हमारा इंटरेस्ट है, जो चलती क्लास में आ रहे हैं भाई कितना समझाया जाए आप लोगों को। चलती क्लास में आके राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुनिए, चलती क्लास में टाइम पास करने बताया करो, है ना। आते हैं केस थर्ड पर। तो आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस इक्वेशन क्या लिखी थी, P = nRT। तो मैंने कहा एन और आर तो फिक्स है, तो टेंपरेचर फिक्स किया तो बाय का नियम निकल के आया, फिर प्रेशर फिक्स किया तो चार्ल्स का नियम निकल के आया। अब हम तीसरा बचा वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, आयतन स्थिर कर दें, नियत कर दें, तो फिजिक्स में कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी काम होगा उसे बताओ हम क्या कहते हैं। तो बचा जाएगा जैसे प्रेशर का कांस्टेंट है तो हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, समतापी। अगर टेंपरेचर फिक्स है तो हम कहते हैं आइसोथर्मल, समतापी प्रक्रम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वॉल्यूम फिक्स हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी काम किया जाए तो हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा। तान्या का सही आंसर है हमारे पास में। देखो बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे, सम आयतनिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें कहते हैं सम आयतनिक। तो हिंदी वालों के लिए बड़ा आसान है, समतापी यहाँ ताप समान हो, समतापी यहाँ तापमान समान हो, सम आयतन यहाँ पे आयतन समान हो, आयतन ना बदल रहा हो। इंग्लिश वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। ठीक है, अच्छा अब देखना ये हमारे पास में ये जो एन और आर है ये तो कांस्टेंट है ही। मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो बचा पी और टी, तो आपस में हो गया प्रोपोर्शनल समानुपाती। यानी ये है कि अगर मैं वॉल्यूम फिक्स कर दूं, मान लो गैस मैंने भर दी 3 लीटर के प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर तो भाई मजबूत है, स्टील का बना हुआ है, अब उसका वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, फिक्स वॉल्यूम 3 लीटर मजबूती वाला है कुकर की। लेकिन कुकर के जो अंदर हमने गैस भरी है उसमें टेंपरेचर बढ़ा देंगे तो उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर मारेंगे, टक्कर मारेंगे प्रेशर कुकर की दीवार पर। लेकिन वॉल्यूम ना बदल पा रहा हो, ना तो बर्तन फूल रहा हो ना सिकुड़ रहा हो, अगर वॉल्यूम फिक्स हो तो जितना टेंपरेचर आप बढ़ाओगे उस बर्तन की दीवार पर प्रेशर दाब उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसे हम कहते हैं गे लुसेक्स लॉ, गे लुसेक लॉ, गे ल्यूसेक का नियम, गे ल्यूसेक का नियम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at constant volume, pressure and temperature are directly proportional to each other। इन्हें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर दाब और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मैं फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको आंसर देना है। इसे उतार लो। अब हमारे पास बाय, चार्ल्स और गे लुसेक का नियम है, 3 नियम है। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, 1 सेकंड रुको। हेलो, अरे क्वेश्चन बताओ। आपको बताना है कि बाय का नियम है कि चार्ल्स का है कि गे लुसेक का नियम है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर प्रेशर दाब कांस्टेंट हो, प्रेशर ना बढ़ाओ ना घटाओ, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेंपरेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, आयतन और तापमान एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती। ये किसका नियम है? अगर प्रेशर कांस्टेंट है, दाब अगर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेंपरेचर एक दूसरे के समानुपाती, किसका नियम है आपको बताना है। भाई वीडियो में निकल पाएंगे नोट्स, आशीष इसे पुराने बैच की होती है क्लासेस, पता भी नहीं होता उसके नोट्स का। अब मेरे पास फोन आया था, वो लाइव क्लास का भी मैं भेज रहा हूँ, लाइव वाले में डलवाएंगे नोट्स। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा सही। चार्ल्स का नियम, प्रतीक्षा, सुमित, आकाश, कैलाश, रिया, एनी, सबका सही है। मैंने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट हो, बेटा आपको पता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेंपरेचर समानुपाती, चार्ल्स का नियम है। तो प्रेशर कांस्टेंट पे चार्ल्स का नियम मिलता है, टेंपरेचर कांस्टेंट पे बायल का और वॉल्यूम कांस्टेंट पे गे लुसेक का नियम मिलता है ना। तो मैं एक दो बातें आपसे और पूछूंगा अभी। इंसान को बुखार हो जाए पर जुकाम ना हो।
बड़ी खतरनाक चीज़ है जुकाम। शरीर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंजेक्शन लगा कुछ खींच रहा हो। खुल जा सिम सिम। इंपोर्टिंग फाइल इंपोर्टेड वाला भी टाइम लगेगा नहीं इंपोर्ट होने में। बेटा क्वेश्चन करना। आह, आह। तो जगह से आराम कर लो, आराम भाई कर लेते हैं, क्लास छुट्टी कर लेता। अगर पीछे दिवाली की इतनी सारी छुट्टियां ना होती तो 100% में क्लास नहीं ले पाता आज। लेकिन अब छुट्टी इतनी सारी होगी तो हमें खुद को शर्म आती है ना। अगर अपने काम को लेकर सीरियस है तो आपको एक ऐसे दिलानी सी होती है अंदर ही अंदर। हाँ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ना हीट ली जाए ना दी जाए, उष्मा का आदान प्रदान ना हो, ना वातावरण से हीट ली जाए ना वातावरण को हीट दी जाए। टेम्परेचर वस्तु का बढ़ा हो तभी वातावरण को हीट ना दे, घटा हो तो भी हीट ना ले, उष्मा का आदान प्रदान ना हो, ऐसा प्रोसेस हमारा कहलाता है एडियाबैटिक रोधोष्म प्रक्रम। बहुत सारे बच्चे बेटा ए लिखने में गलत है। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है बेटा तापमान समान रहे, तापमान में चेंज आना चाहिए। टेम्परेचर बढ़े तो हीट वातावरण को दे दो, घटे तो वातावरण से ले लो, बस टेम्परेचर ना बदलो। तो समतापी प्रक्रम में हीट ली और दी दोनों जाती है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, पेपर में ही आता है रोधोष्म प्रक्रम। क्योंकि आप इसके नाम से नहीं पढ़ सकते, मैं नाम से पढ़ लोगे तापमान समान, दाब समान, आयतन समान, रोधोष्म प्रक्रम। जब उष्मा ना ली जाए ना दी जाए, जैसे थर्मस। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, आप लोग होटल ले लेंगे जैसे मिल्टन की या बोरोसिल की, कई अच्छी कंपनी की आती है। आपने उसमें गर्म पानी भरा होटल में, ये चाय रखी, तो बेटा जो थर्मस आपको क्या करता है, गर्म चाय गर्म क्यों रहती है इसमें और गर्म में ठंडा पानी ठंडा क्यों रहता है? इसकी वजह यह है कि जो थर्मस है, गर्म पानी गर्म और ठंडा पानी ठंडा इसलिए रहता है कि थर्मस ना तो अपनी हीट वातावरण को देता, ना वातावरण से लेता। एडियाबैटिक प्रोसेस चलता है रोधोष्म प्रक्रम, ना वातावरण से हीट ली जाएगी ना वातावरण को हीट दी जाएगी। तो इसमें लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, इसकी बात करूँ मैं एडियाबैटिक की, इन दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ हीट, इन दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम जैसे कि थर्मस ले लिया कोई भी चीज, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स लिखेंगे, इस सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज जीरो। लिखेंगे इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में निकाय, सिस्टम को नहीं बोलते, निकाय और वातावरण के बीच, निकाय और वातावरण के बीच, निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। इस प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स जीरो। ठीक है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में तापमान में चेंज आना चाहिए, वहां पर हीट का नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर गिरा तो वातावरण से हीट ले लेगा, बढ़ा हुआ तो दे देगा, टेम्परेचर को फिक्स रखेगा। यहाँ पे ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य है, ना हीट ली जाएगी ना दी जाएगी। जैसे कि अपने से कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है थर्मस। ये थर्मस जो है ना हीट वातावरण से लेता ना देता। इसका बड़ा एग्जाम्पल है टायर का फटना। जैसे आप टायर गाड़ी चल रही है, अब जो ट्यूब है उसके अंदर जो गैस भरी है, जब लगातार टायर चलता रहेगा तो अंदर की जो गैसें लगातार घूम रही है वो गर्म हो जाएंगी। तो गर्म होकर क्या करेंगी, उनके साथ दिक्कत क्या, अंदर की गैसें हैं जो गर्म हो जाएंगी तो अपनी हीट वातावरण को दे नहीं पाती। जो ट्यूब के अंदर गैस भरी होती है ना, साइकिल के, मोटरसाइकिल के, गाड़ियों के, वो गैस जब लगातार घूम रही है, लगातार गाड़ी चल रही है, अंदर जो गैसें घूम रही है लगातार घूम रही है तो उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अपनी हीट वातावरण को क्यों नहीं दे पाती? बीच में रबड़ है और रबड़ उसमें क्या होती है, कुचालक, इंसुलेटर, तो हीट तो वातावरण में दे नहीं पाएगी। अब जो अंदर गैस लगातार घूम रही है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब वो तापमान बढ़ेगा, हीट दे नहीं पाए तो टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी, अंदर मॉलिक्यूल है गैस के तो फैलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ट्यूब फट जाएगी। तो साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी का जो ट्यूब है वो क्यों टायर फट जाते हैं, साइकिल में फट पड़ेगा, गाड़ी के टायर क्यों फट जाते हैं? उसकी वजह है कि अंदर जो गैसें घूम रही है उनका टेम्परेचर बढ़ता है और अपनी हीट वातावरण को दे नहीं पाते हैं। बीच में ट्यूब है रबड़ की है और रबड़ हीट का एक्सचेंज नहीं होने देती, इसलिए फट जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप लंबे कई रूट पर जाओ गाड़ी लेके तो बीच में 100-125 किलोमीटर के बाद में स्टॉप ले लो, टायर पानी रुके, एक वॉशरूम रुके, थोड़ा बीच में आराम दे दो टायर को। या फिर आप क्या करो, आजकल जो है ना, जो नॉर्मल हवा की जगह नाइट्रोजन गैस में भरी जाती है। अभी जो नाइट्रोजन गैस है वो ठंडी होती है, ये गर्म नहीं होगी। तो आजकल आप देखना बहुत ज़्यादा अच्छे बड़े शहरों में वो सब जगह जो गैस हो जाती है नाइट्रोजन, वो ठंडी गैस होती है, उसका यूज कर सकते हैं ताकि टायर ना फटे। तो थर्मस और बस्टिंग ऑफ टायर, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस केस होता है। बस्टिंग ऑफ टायर्स, टायर का फटना। एक बेटा इसमें प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण। देखो बेटा, साउंड जैसे आप मेरे सामने खड़े हो, ठीक है, मैंने कहा हेलो, मेरा साउंड आपके पास गया, आपका मेरे पास है, तो साउंड इतना फास्ट प्रोसेस है कि जब साउंड एयर में ट्रैवल करके आपके कान के पास पहुंचता है, आपका साउंड मेरे पास पहुंचता है, इतना फास्ट प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में ना वातावरण से हीट ली जाती है ना दी जाती है। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस साउंड का चलना, इवन न्यूटन साहब ने कर दिया। न्यूटन साहब ने साउंड जब एयर में चल रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया था। तो जब कैलकुलेशन की गई आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से तो साउंड की स्पीड हवा 280 मीटर पर सेकंड, जबकि प्रैक्टिकली 340 के आसपास आती है। तो फर्क आ रहा है। तो किसी की हिम्मत नहीं, न्यूटन का नाम इतना बड़ा था और उसने कह दिया कि भाई साहब दिन तो दिन रात तो उसको जलवा था। अब लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा। बाद में लैब क्लास करके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने करेक्शन की, उन्होंने बताया कि भाई साहब हमारे बड़े हैं, आदरणीय है न्यूटन साहब, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में लगा, जल्दी से, मतलब फटाफट ऐसे सोच रहे हो, वो गलती होगी उनसे ऐसे ही। बाकी तो वो महान आदमी है। तो एक्चुअली में एडियाबैटिक प्रोसेस साउंड एयर में ट्रैवल करता है, ना हीट ली जाती है ना दी जाती है। उसके आधार पर उन्होंने फॉर्मूला बनाया और बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस साउंड का चलना, और फिर कैलकुलेशन जो की गई तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली से वैल्यू मैच कर गई। तो साउंड का चलना हो हवा में, टायर का फटना हो, थर्मस हो, ये सब किसका एग्जांपल है? एडियाबैटिक प्रोसेस के हैं। अब एक बच्चा कह रहा है कि थर्मस में कैसे होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, मैं आपको बताऊंगा अभी थर्मस वाला एग्जांपल कि ना ये हीट वातावरण से लेता ना देता, कोई एक्सचेंज नहीं होता। ये आपको बात समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ा दूंगा कि हीट एक्सचेंज होती कैसे है। उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसका इसमें पंडित आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहते क्वेश्चन भाई। अच्छा, पिछली क्लास से जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। पिछले तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि नहीं, पूरी क्वेश्चन मैंने पढ़ा दी थी, क्वेश्चन करना। चलो भाई, कंप्रेशन रेडिफैक्शन जो बनते हैं ना साउंड के ट्रैवल करने पर, वो एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है। उसमें नाइट ली जाती है ना दी जाती है।
लिखा कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है डायमेंशन। देखिए विस्तार के गुणांक की भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा से लिखते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा। आयतनिक प्रसार गुणांक कहो या विस्तार कहो एक ही बात है। मैंने कहा इन सबके जो मात्रक हैं वो है केल्विन की पावर -1, यानी कि केल्विन की पावर -1 यानी कि केल्विन इनवर्स, ये दोनों के लिए ठीक है। ठीक है, आ जा रही है भाई। चलो छोड़ो, अब हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट इस चैप्टर के अंदर चल रहे हैं, लिखेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके, ऊष्मा मेथड्स। वरुण, सोनू, रुपेश, आराध्या, तानिया, विवेक सबने बढ़िया आंसर दिया पिछले क्वेश्चन का। मैं एक दो गलत हो गया, बाकी सबका ठीक ही है। मुझे कहा तो छुट्टी होना चाहिए था, छुट्टी होना चाहिए था छठ पूजा का। आज तो ऐसे सही कह रहे हो आप, मेरे दिवाली के ठीक नजदीक नहीं होती ना छठ पूजा, तो शायद इसमें छुट्टी लगा करती 2-3 दिन की, लेकिन दिवाली के जस्ट बाद आने की वजह से ऐसा है। दूसरा, आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में रहती है, सेंट्रल में छुट्टी नहीं है, केंद्र सरकार में एक होती है RH। नहीं आप चाहो तो ले सकते हो, तो आप चाहो तो ले सकते हो, ऐसी छुट्टियां साल में मिलती है। तो छुट्टी आप अलग अलग टाइम पे यूज कर सकते हैं। कोई लेडी यूज करवा चौथ पे यूज कर लेती है, कोई किसी जयंती पे यूज कर लेता है, कोई मान लो छठ पूजा पे, ऐसी दो ही मिलेंगी। पर ऐसे 15-20 इवेंट होते हैं साल में, जहाँ आप चाहो तो छुट्टी आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर मिलेंगे ऐसी दो ही। उन 15-20 इवेंट में से 2 बार ये आप कर सकते हैं। तो लोगों से भैया दूज वाले दिन या होली के आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं, ये तो है। मुझे कहा सर्दियों में किलो तुलसी का जूस बढ़िया है, वो पीते रहे। मुझे दिक्कत होती है केवल धूल से, मतलब धूल रही है और डस्ट मेरी नाक में चली गई, बस मेरा बैंड बच जाएगा, मेरे साथ ये दिक्कत है। अब हम घर पे थे अभी 6-7 दिन बड़े इस बार, लेकिन जैसे मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में क्या ना एक धूल सी अटक जाती है, वो पटाखों का भी, धूल मिट्टी भी, वो जैसे मैं आया नाक में चला गया, मैं समझ गया कि अब मेरे 2-4 दिन हो गए खराब, अब बैंड बजने वाली है, तो ये बड़ी समस्या है। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसमें स्थानांतरण के तरीके। तो किसी ने कहा एयर प्यूरीफायर लगवा लो, तो एयर प्यूरीफायर तब तो सही है कि आपके ऑफिस में लगा हो एयर प्यूरीफायर, आपकी गाड़ी में भी हो, तो घर में लगवा लिया तो ठीक है। अब घर में लगवा लिया, अब बाहर निकलोगे तो और ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आप काफ़ी समय तक थोड़ी सही हवा क्या दी है, अब बाहर निकलोगे तो ज़्यादा परेशान करेगी, है ना। तो फिर आपकी इम्यूनिटी और खराब हो जाएगी, तो वो ज़्यादा मामला है। देखो हीट का जैसे हम पता है सभी को कि हीट जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, उसमें हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ जाएगी, यानी उसमें हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की तरफ जाती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ठंडी से गर्म की तरफ हीट आए, हीट हमेशा हाई से लो की तरफ। अब लेकिन हीट हाई से लो की तरफ जाती है अपने आप से। इसके 3 मेथड में पढ़ने क्लास में, एक पढ़ना कंडक्शन, पालन, एक पढ़ना कन्वेक्शन, संवहन, एक पढ़ना है रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपसे समझ आऊंगा, बस आज रखते हैं कि थोड़ा ना मामला ज़्यादा गंभीर हो रहा है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा तबियत खराब हो जाए। तो कल हम क्लास में 3 मेथड आपको बताएंगे और थर्मोडायनामिक्स के नियम बताएंगे। थर्मोडायनामिक्स का 0 फ्लो शून्यता का नियम क्या है, पहला नियम क्या है, दूसरा क्या है। तो कल हम हाथ जोड़कर चैप्टर को करेंगे समाप्त। ठीक है, काफी क्लास हो गई इसमें, तो कल की क्लास में इसे कर लेंगे कंप्लीट। बाकी नोट्स मेरे पास भी फोन आया था, एक्चुअली मैंने नोट्स को जाने से पहले दे दिए थे, वो कंफ्यूज हो गया कि किस बैच में डलने हैं ये, तो मैं उसे एक बार ना शेड्यूल भेज देता हूँ, तो उसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। तो आज कितने रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल थैंक यू।